अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। सुबह 6 बजे घड़ी ने शोर मचा दिया और मेरी आंख खुल गई। मैंने हाथ बढ़ाकर घड़ी उठाई और उसका अलार्म बंद कर दिया। घड़ी वापस जगह पर रखने के बाद मैं ज़रा देर लेटा ही रहा था कि नींद के खुमार से छुटकारा पा सकूं, और इसलिए मैंने 3-4 अंगड़ाइयाँ भी लीं और उठकर बैठ गया। ज़रा देर बाद मैं बेड से उतरकर बाथरूम में आ गया और मुंह हाथ धोकर वापस रूम में आ गया। जॉगिंग शूज़ और सूट पहनकर मैंने खिड़की का पर्दा एक तरफ सरका दिया। बाहर रात की स्याही ख़त्म होने वाली थी और दिन का उजाला छाने वाला था। मैं पलट कर चल पड़ा और फिर कमरे से बाहर आने के बाद मैंने बराबर वाले कमरे की खिड़की के शीशे से अंदर झांका। हमेशा की तरह मेरी बीवी सूजी अपने बेड पर बेखबर सो रही थी। ज़रा ही देर बाद मैं अपने फ्लैट से बाहर निकल आया और फिर मैंने बराबर वाले फ्लैट की कॉल बेल बजा दी। कुछ देर बाद मेरा दोस्त अल्बर्ट बाहर आ गया। वो भी मेरी तरह लगभग 70 साल का था। हम दोनों सुबह सुबह एक साथ जॉगिंग करने के लिए पार्क में जाते थे। कैसे हो आर्थर? गुड मॉर्निंग, अल्बर्ट ने अपनी ख़ास मुस्कुराहट के साथ मुझसे कहा। बिल्कुल ठीक। वो फिर मुस्कुराया और उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। हम दोनों चल पड़े। कुछ देर बाद हम इमारत से निकलकर करीब ही मौजूद पार्क में आ गए। उस वक्त पार्क में कुछ और लोग भी जॉगिंग वगैरह के लिए आ चुके थे और हमने धीरे धीरे दौड़ना शुरू कर दिया। साथ ही हम बातचीत भी करते जा रहे थे। कुछ देर की रनिंग के बाद हम रेस्ट के लिए अपनी एक ख़ास बेंच की तरफ चल पड़े। ये बेंच पार्क के बिल्कुल आखिरी हिस्से में थी और बहुत कम लोग इस तरफ आते थे। और फिर जैसे ही हम उस बेंच के करीब पहुँचे तो ठिठक कर रुक गए, क्योंकि बेंच पर एक बच्चा लेटा था जो कि नवजात मालूम हो रहा था। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ ना समझ आने वाली नज़रों से देखा और अल्बर्ट मुझसे बोला, लगता है कि इस बच्चे को कोई ऐसे माँ बाप छोड़ गए हैं जिन्होंने शादी के बगैर जन्म दे दिया है और यूं ही से जान छुड़ा ली है। हो सकता है कि ऐसा हो, मैंने कहा। क्या मतलब? हो सकता है से तुम्हारा क्या मतलब है? उसने सवालिया नज़रों से मेरी तरफ देखा। आजकल बड़ी सुविधाएं हैं ऐसे जोड़ों के लिए। वो इस बच्चे को किसी भी तरह किसी अनाथालय में पहुंचा सकते थे, और सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर इसकी माँ ने इसे जन्म ही क्यों दे दिया। वो कोई ऐसी दवा भी खा सकती थी जिससे ये शुरू के दिनों ही में ज़ाया हो जाता, मैंने कहा। वो कुछ देर तक सोचता रहा और एक उंगली से अपना माथा खुजाते हुए बोला, हाँ तुम ठीक कहते हो, लेकिन जो कुछ भी हो अब इस बच्चे का ख्याल हमें करना है। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कहा। बातों के दौरान हम बच्चे के पास पहुंच चुके थे और उसके गाल छूते जा रहे थे। वो बड़ा खूबसूरत था और बार बार किलकारियां भर रहा था। उसे गर्म कपड़ों में लपेटा गया था। अल्बर्ट ने उस बच्चे को उठाकर प्यार किया और फिर मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, आर्थर, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बच्चा यहाँ मौजूद लोगों में से किसी का हो और उसने किसी वजह से यहाँ लिटा दिया हो? ओ हाँ यार, ऐसा भी तो हो सकता है। मैंने उसकी हाँ में हाँ मिलाई और हम दोनों इधर उधर ढूंढती नज़रें दौड़ाने लगे। बहुत वक्त गुजर गया। वहाँ जॉगिंग और एक्सरसाइज करने वाले सारे ही लोग चले गए। अल्बर्ट ने मुझसे कहा, आर्थर, अब तो यही साबित होता है कि कोई इस बच्चे को यहाँ छोड़ कर चला गया है। हाँ तुम ठीक कहते हो, मैंने हाँ में सर हिलाकर कहा। तो फिर अब इसे पुलिस के हवाले कर देना चाहिए, वो बोला, और उसके बाद मैं इसे गोद ले लूँगा, मैंने कहा। तो उसने ना समझने वाली नज़रों से मेरी तरफ देखा और फिर मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाते हुए बोला, हाँ हाँ ज़रूर। तुम जानते हो अल्बर्ट कि मेरे यहाँ कोई औलाद नहीं है, और तुम जानते हो कि सूजी को औलाद की बड़ी ख्वाहिश रही है। मैंने उसे कई मर्तबा कहा कि हम किसी अनाथालय वगैरह से कोई बच्चा ले लेते हैं, लेकिन वो इसी इंतज़ार में रही कि हमारे यहाँ ही कोई औलाद हो जाएगी। और अब
अब तो वो भी मायूस हो गई है, और ऐसे में अगर उसे ये बच्चा मिल जाए तो वो ये समझ सकती है कि खुदा ने इसी तरह हमें ये औलाद दे दी है। शायद शायद उसे उसे चैन आ जाए। मैंने कहा, मेरे लहजे में दुख भी घुला हुआ था। अल्बर्ट ने एक हाथ मेरे कंधे पर रखा और तसल्ली देते हुए बोला, और तुम भी यही समझना आर्थर कि खुदा ने तुम्हें इसी तरह औलाद दे दी है। उसने तुम दोनों की ख्वाहिश को इस तरह पूरा कर दिया है। हाँ बिल्कुल, मैंने हाँ में सर हिला दिया। चलो आओ पुलिस स्टेशन चलते हैं, वो बोला। हम दोनों चल पड़े। हम पुलिस स्टेशन पहुंचे और वहां हमने शेरिफ जॉनसन को सारी बात बताई। उससे हमारी अच्छी जान पहचान थी। मिस्टर आर्थर, उसने मेरी तरफ देखकर कहा, तुमने इस बच्चे को एडॉप्ट करने के लिए जिस ख्वाहिश का इजहार किया है, मैं उसकी कदर करता हूँ, लेकिन पहले हमें कार्रवाई करने दो। अगर वाकई कोई इसे छोड़कर चला गया है तो फिर मैं इसे ज़रूर तुम्हारे हवाले कर दूंगा। ठीक है ऑफिसर, मैंने उदासी से एक गहरा सांस लेकर कहा। प्लीज़ उदास मत हो, वो बोला। बात दरअसल ये है कि इस बच्चे के सिलसिले में बहुत सी बातें सामने आ सकती हैं, जैसे कि हो सकता है किसी ने इसे किडनैप करने की कोशिश की हो और किसी वजह से इसे छोड़कर भाग गया हो, या फिर ऐसी ही कोई और बात हो सकती है। और पुलिस का ये फ़र्ज़ है कि किसी भी तरह नाइंसाफ़ी ना होने दे। और मुझे यकीन है कि तुम भी यही चाहोगे कि अगर इसके माँ बाप मौजूद हैं तो ये बच्चा ज़रूर उन तक पहुँचना चाहिए। हाँ बिल्कुल ऑफिसर, मैंने हाँ में सर हिलाकर कहा। बस तुम मुझे 1-2 दिन दे दो, उसके बाद हो सकता है कि ये बच्चा मैं खुद तुम्हारे हवाले करने आ जाऊं। उसने जैसे खुशखबरी सुनाई। थैंक यू ऑफिसर, मैंने कहा। मैं और अल्बर्ट पुलिस स्टेशन से बाहर आ गए। हम दोनों अपनी अपनी बिल्डिंग में आ गए। वो अपने फ्लैट में चला गया और मैं अपने फ्लैट में आ गया। सूजी अब भी सो रही थी। वो देर तक सोने की आदी थी। मैं किचन में आ गया और नाश्ता तैयार करने लगा। काफ़ी देर बाद सूजी उठी तो मैंने उसे पार्क से मिलने वाले बच्चे के बारे में बताया और बोला, मैंने ऑफिसर से रिक्वेस्ट की है कि अगर उस बच्चे के माँ बाप ना मिलें तो वो उसे हमारे हवाले कर दे, क्योंकि अब इस उम्र में मुझे कोई उम्मीद नहीं रही है कि हमारे यहाँ कोई औलाद होगी। और अगर ये बच्चा हमें मिल जाता है तो हम यही समझेंगे कि खुदा ने इस तरह से हमें बच्चा दे दिया है। मैंने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर गम, खुशी और परेशानी के मिले जुले भाव थे। वो हारे लहजे में बोली, तुम ठीक कहते हो डियर, अगर खुदा की यही मर्जी है तो फिर ठीक है। तीसरे दिन मैं अपने ड्राइंग रूम में बैठा एक किताब पढ़ रहा था। सूजी किचन में बिजी थी। उस वक्त दिन के लगभग 12 बज रहे थे। कॉल बेल बज उठी। मैं अपनी जगह से उठा। एंट्रेंस डोर करीब ही था। मैंने उसमें लगी मैजिक आई से आंख लगाकर बाहर का मंजर देखा और फिर मेरा दिल खुशी के मारे तेज़ी से धड़कने लगा, क्योंकि बाहर शेरिफ जॉनसन अपने कुछ साथियों के साथ मौजूद था। उसकी गोद में वही बच्चा था। मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया। हेलो आर्थर, ऑफिसर ने मुस्कुराकर मुझसे कहा, कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आओ आओ। मैंने उन लोगों को रास्ता दे दिया। ज़रा देर बाद हम लोग ड्राइंग रूम में आकर बैठ गए। सूजी भी वहाँ आ चुकी थी। भाई आर्थर, मैंने इस बच्चे के माँ बाप को हर तरह से तलाश करने की कोशिश की, लेकिन वो न मिले। इसलिए यही साबित होता है कि कोई इसे जानबूझकर छोड़ गया है। बहरहाल, अब हम इसे तुम लोगों के हवाले कर रहे हैं। उम्मीद है कि तुम लोग इसे बहुत प्यार से पालोगे। और ये, उसने कहते हुए अपने साथियों की तरफ देखा, डॉक्यूमेंट इनके हवाले कर दो। यस सर। उसके साथी ने एक नीले रंग की फ़ाइल मेरे हवाले कर दी। इस फाइल में डॉक्यूमेंट हैं, तुम उन्हें देख लो और उन पर साइन कर दो, ऑफिसर बोला। मैंने फ़ाइल खोली। उसमें मौजूद डॉक्यूमेंट्स को देखा जो बच्चे के बारे में थे। मैंने उस पर साइन करके फ़ाइल वापस कर दी।
ये बच्चा तुम लोगों को मुबारक हो। ऑफिसर ने मुस्कुराकर बच्चा मेरी तरफ बढ़ा दिया, जिसे मैंने दोनों हाथों में ले लिया और उसे प्यार करने के बाद सूजी के हवाले कर दिया। सूजी दीवानों की तरह उसे प्यार करने लगी। अच्छा आर्थर, अब हमें इजाज़त दो, ऑफिसर ने मुझसे कहा। क्या तुम चाय कॉफ़ी वगैरह पीना पसंद नहीं करोगे? मैंने पूछा। नो, उसने ना में सर हिलाया। हमारे पास वक्त नहीं है, अभी मुझे एक दो बड़े अहम काम निपटाने हैं। चाय फिर कभी पी लेंगे। ओके, जैसी तुम्हारी मर्जी, मैंने कहा। हम सब उठकर ड्राइंग रूम से बाहर आ गए। फिर पुलिस वाले चले गए। मैं एंट्रेंस डोर बंद करने के बाद वापस ड्राइंग रूम में आ गया। सूजी बच्चे को अब भी प्यार कर रही थी। मैं उसके साथ ही बैठ गया। बहुत प्यारा बच्चा है, सूजी ने मुझसे कहा। हाँ, मैंने बच्चे की तरफ देखते हुए सूजी से कहा। उस वक्त बच्चे ने ज़ोर से किलकारी भरी। मैंने सूजी से कहा, लगता है ये बड़ा होकर कोई सिंगर वगैरह बनेगा। सूजी मेरी बात पर हंस दी। अच्छा तुम बैठो, मैं जाकर अल्बर्ट को भी बच्चे के बारे में बताकर आता हूँ। वो बहुत पूछता रहा है इसके बारे में। मैंने बच्चे को खूब प्यार करने के बाद सूजी से कहा। ज़रा देर बाद मैं अल्बर्ट के पास पहुँच गया। उसकी बीवी का इंतकाल 2 साल पहले हो चुका था। उसके 2 लड़के और 2 लड़कियां थीं और सभी शादीशुदा थे और अल्बर्ट से अलग रह रहे थे। अल्बर्ट इस फ्लैट में अकेला ही रहता था। मैं तुम्हें एक खुशखबरी सुनाने आया हूँ, मैंने उससे कहा। वो क्या? उसने ना समझने वाली नज़रों से मेरी तरफ देखा। ऑफिसर वो बच्चा हमें दे गया है, मैंने बताया। ओह वेरी गुड, वो खुशी से उछल पड़ा। यार, ये तो वाकई बड़ी खुशी की बात है। हाँ, और सबसे पहले ये खुशखबरी मैंने तुम्हें ही सुनाई है, क्योंकि तुम ही इसके हकदार थे, मैंने कहा। बिल्कुल बिल्कुल, आओ चलो उसे देख लो। ज़रा देर बाद हम सूजी के पास पहुंच गए। वो मेरी उम्मीद के बिल्कुल उलट कुछ डरी और उलझन का शिकार थी। क्या हुआ? मैंने उससे पूछा। ये इसने कुछ बोला था। उसने बच्चे की तरफ आंख से इशारा करते हुए मुझे जवाब दिया। बोला था? मैंने हैरत से कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? इसने कहा था कि कैसी हो तुम? क्या? उसके इस खुलासे पर मैं हैरान रह गया। अल्बर्ट भी काफ़ी हैरान था। मैंने कुछ देर सोचने के बाद सूजी से मुस्कुराकर कहा, ओ माई डैड, मेरा ख्याल है, बल्कि मुझे यकीन है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। ज़रूर ज़रूर, ऐसा ही हुआ है। अल्बर्ट ने बड़े जोश भरे अंदाज में मेरी हाँ में हाँ मिलाई। नहीं, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। ये बात इसने बड़े साफ अंदाज में कही थी। सूजी बोली। ये कैसे हो सकता है? मैंने फ़ौरन कहा। एक नवजात बच्चा भला इतने साफ तौर पर कैसे बोल सकता है? लेकिन इसने बोला था, वो अड़ी हुई थी। इम्पॉसिबल। मैंने फिर उसकी बात नहीं मानी। ये बच्चा एक आध लफ्ज़ तो बोल सकता है, जो ज़बान के तालू से लगने या किसी ऐसी ही वजह से हो सकता है, लेकिन ये असंभव है कि ये कोई पूरा वर्ड बोल सके। क्या ख्याल है तुम्हारा? मैंने अल्बर्ट की तरफ जवाब मांगती नज़रों से देखा। हाँ हाँ बिल्कुल, उसने हाँ में सर हिलाया। ठीक कहते हो। फिर उसने सूजी की तरफ देखा। देखो मिसेज़ आर्थर, तुम्हें ज़रूर कोई गलतफहमी ही हुई है। हो सकता है कि उस वक्त तुम्हारा ध्यान बच्चे की तरफ ना हो और कहीं बाहर से आवाज़ आई हो, जिसे तुम समझी हो कि वो शब्द बच्चे ने बोले हैं। अल्बर्ट ने उसे समझाने वाले अंदाज में कहा। वो सोच में पड़ गई, फिर उलझन के साथ बोली, हाँ ये तो है कि उस वक्त मैं दरवाजे की तरफ देख रही थी, लेकिन आवाज़ तो इसी बच्चे की तरफ से आई थी। अल्बर्ट मुस्कुराया और उससे बोला, जो बात असंभव है तुम उसे कैसे साबित कर सकती हो? इसलिए सारी उल्टी सीधी सोचों को जहन से निकाल दो और ये मान लो कि तुम्हें कोई गलत फहमी ही हुई थी।
सूजी उलझन के साथ ज़रा सोच कर बोली, मेरा दिल ये मानने को तैयार नहीं हो रहा, लेकिन इसे मानने के सिवा कोई चारा भी तो नहीं। तुम ख्वामख्वाह शक में पड़ रही हो मिसेज आर्थर। प्लीज़ ऐसी बातों को दिमाग में ना लाओ। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने रात को कोई रहस्यमयी नॉवल पढ़ लिया हो। अल्बर्ट मुस्कुराकर उससे बोला। नहीं, वो बोली। तो फिर तुमने ज़रूर हाल ही में कोई रहस्यमयी फिल्म देखी है, और ना भी देखी हो तो अक्सर ऐसा होता है कि अनकॉन्शियस माइंड में कुछ बातें दबी हुई होती हैं जो कभी कभार इंसान को शक में डाल देती हैं, जैसा कि इस वक्त तुम हो। बहरहाल फ़िक्र ना करो, ये एक आम सा बच्चा है, और तुम अकल की कसौटी पर यह बात खुद ही परख सकती हो कि इतना छोटा सा बच्चा कोई बड़ा सा वर्ड कैसे बोल सकता है, और अगर ये ऐसा करेगा तो ये दुनिया का 8वां अजूबा होगा। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, तुम अपने दिमाग को उल्टी सीधी बातें सोच कर ना थकाओ। बस अब ये सोचो कि ये बच्चा तुम्हारा है, तुम्हें इसे पालना है। अल्बर्ट ने उसे नरम अंदाज में समझाया। वो हाँ में सर हिलाते हुए कुछ सोचते हुए अंदाज में बोली, तुम ठीक कहते हो। उसकी बातों में अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं था। अल्बर्ट ने कुछ देर बच्चे को प्यार किया और फिर वो वापस चला गया। शाम हो गई। दिन भर सूजी बच्चे के बारे में परेशान रही थी। मैंने उसे बहुत समझाया था, और अब वो उसकी तरफ से कुछ बेफिक्र हो गई थी। सूजी मेरे सुबह सुबह उठ जाने की आदत से बड़ी परेशान थी, इसलिए वो अलग कमरे में सोती थी। उसे देर तक सोने की आदत थी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने उससे पूछा, सूजी, क्या तुम इस बच्चे को अपने साथ सुलाना पसंद करोगी या फिर मैं इसे सुलाऊं? वैसे ये भी हो सकता है कि हम तीनों एक ही कमरे में सो जाएं। मैंने उसकी तरफ जवाब मांगती नज़रों से देखा। तुम ही इसे सुला लेना, उसने जवाब दिया, और मैंने अंदाज़ा लगाया कि वो अब भी बच्चे से सहमी हुई है। मैंने कंधे उचकाकर कहा, ओके, मैं ही इसे अपने पास सुला लूँगा। लेकिन हम लोग अब तक एक अहम बात भूले हुए हैं। वो क्या? उसने फ़ौरन मेरी तरफ देखा। वो ये कि मैं मुस्कुराया। हमने अब तक इसका नाम तो रखा ही नहीं है। ओह हाँ, वो बोली। अच्छा ये बात बताओ कि क्या नाम रखा जाएगा इसका? तुम बताओ, मैंने फ़ैसला उस पर छोड़ दिया। मैं? उसने एक उंगली ठोड़ी पर रख ज़रा देर सोचा और फिर मेरी तरफ देखकर बोली, इसका नाम डेविड रख देते हैं, क्या ख्याल है तुम्हारा? बहुत अच्छा नाम है, मैंने फ़ौरन कहा। बस तो फिर इसका नाम आज से डेविड है, वो बोली। रात के खाने के बाद मैं डेविड को लेकर कमरे में आ गया। मैंने काफ़ी अरसे फ़ौज में नौकरी की थी और मैंने वहाँ की एक पूरी बटालियन की अगुवाई भी की थी। मैं उन सबको कंट्रोल कर सकता था, तो डेविड जैसे बच्चे को संभालना मेरे लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं था। मैंने डेविड को बेड पर लिटा दिया और उसे फीडर से दूध पिलाने लगा। वो दूध पी चुका तो मैंने उससे मुस्कुराकर कहा, चलो डेविड बेटा, अब बस तुम सो जाओ और डैड को भी सोने देना, तंग नहीं करना। वो इस तरह से हंसा जैसे कोई आदमी हंसता है। उसकी हंसी से मैं ठिठक कर रह गया। मुझे सूजी की बात भी याद आ गई थी जो उसने डेविड के बात करने के बारे में कही थी। मैं डेविड को हैरत से देख रहा था। फिर मैंने सोचा कि क्या इसकी हंसी आम सी थी जिसे मैंने बहुत ज़्यादा महसूस कर लिया है। फिर मैंने अपने इस ख्याल को नकारते हुए सोचा कि मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। वो वाकई आदमियों वाले अंदाज में हंसा था। मैं सोचने लगा कि आखिर वो ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी भी वजह से बच्चे ऐसा करते हों। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में इल्म और तजुर्बे पर नज़र दौड़ाई, लेकिन मुझे कोई एक भी ऐसी घटना याद नहीं आई जिसमें किसी नौजात ने इस तरह की हरकतें की हों। तो फिर आखिर ये क्यों ऐसी हरकतें कर रहा है? मैंने अपने आप से सवाल किया। ज़रूर इसकी कोई ख़ास वजह है जिसके बारे में कोई डॉक्टर ही बता सकता है, मैंने खुद ही जवाब दिया। मैंने फ़ैसला कर लिया कि मैं सुबह किसी डॉक्टर से इसके बारे में बात करूँगा।
और फिर मैं उसे थपकियां देकर सुलाने की कोशिश करने लगा। कुछ देर बाद वो सो गया और मैं भी सीधा होकर लेट गया। मैंने नाइट बल्ब जलाकर मरकरी बल्ब ऑफ कर दिया और कुछ देर डेविड के बारे में सोचने के बाद नींद की आगोश में चला गया। अचानक मेरी आंख खुल गई। मैंने कमरे के एंट्रेंस डोर पर किसी लंबे आदमी को खड़े देखा। उसने ओवरकोट पहन रखा था और उसकी कमर मेरी तरफ थी। कौन हो तुम? मैंने उठते हुए सख्त लहजे में उससे पूछा। उसकी तरफ से जवाब में मैंने भेड़िए जैसी गुर्राहट सुनी, लेकिन उसने पलटकर मेरी तरफ नहीं देखा और उसने दरवाजे की चिटखनी गिराई और रुके बगैर दरवाज़ा खोलकर बाहर चला गया। मैंने फुर्ती के साथ बेड से छलांग लगाई और उसके पीछे लपका। मैं फ़ौरन ही कमरे से बाहर आ गया और उस वक्त मैंने उस आदमी को बाहरी दरवाज़ा खोलकर बाहर जाते देख लिया। मैं उसकी तरफ दौड़ पड़ा और फिर मैं ज़रा ही देर बाद फ्लाइट के बाहर आ गया। वो आदमी मुझे कॉरिडोर में नज़र नहीं आया। मैं हैरान और परेशान था। सीढ़ियाँ काफ़ी दूर थीं और उसके साथ ही लिफ्ट भी थी, इसलिए ये पॉसिबल ही नहीं था कि वो सिर्फ कुछ सेकंडों में वहाँ से नीचे उतर गया हो। ये भी असंभव था कि वो किसी फ्लाइट में चला गया हो, क्योंकि दिन में ही कोई अपना दरवाज़ा खोल कर नहीं रखता था, तो फिर रात के इस पहर भला कौन दरवाज़ा खोल सकता था। इसके बावजूद मैंने आसपास के सारे दरवाजे टटोल लिए, वो सभी बंद थे। मैं कुछ देर हैरान परेशान कॉरिडोर ही में चलता फिरता रहा और उस आदमी की तरफ से मायूस होकर वापस अपने फ्लैट में आ गया। मैंने दरवाज़ा बंद किया और फिर अपने कमरे में पहुंच गया। मैंने लाइट ऑन कर दी और उसी वक्त मेरी नज़र बेड पर पड़ी। मुझे हैरत का झटका लगा क्योंकि डेविड वहाँ नहीं था। मैंने अपना बेड दीवार के साथ लगाया हुआ था और डेविड को दीवार ही की तरफ लगाया था कि कहीं वो गिर न पड़े। फ़ौरन मुझे ख्याल आया कि कहीं उसे सूजी तो नहीं ले गई है। मैं तेज़ी से पलटा और कमरे से बाहर आ गया और ज़रा ही देर बाद मैंने सूजी के कमरे की खिड़की से अंदर नज़र डाली। वो बेखबर सो रही थी और डेविड उसके पास नहीं था। मैं हैरान परेशान था कि आखिर डेविड कहाँ चला गया है। ज़रा देर बाद मैं अपने कमरे में वापस आ गया और बेड पर बैठकर डेविड के बारे में सोचने लगा। मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि जो अजनबी शख्स मेरे कमरे से गया है वही डेविड को साथ लेकर चला गया है। मुझे ये परेशानी हो रही थी कि आखिर मैं सूजी, अल्बर्ट और पुलिस ऑफिसर को इस बारे में क्या बताऊंगा। मैं उठकर बेचैनी से टहलने लगा। कई बार मुझे ख्याल आया कि सूजी से इस सिलसिले में बात करूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि फ़िलहाल उसे बेआराम और परेशान करना सही नहीं। बहुत देर के सोच विचार के बाद आखिरकार मैं अपने बेड पर लेट गया। मेरा दिमाग पूरी तरह से थक चुका था, इसलिए कुछ ही देर बाद मुझे नींद के शिकंजे ने जकड़ लिया। सुबह ही आंख लगभग 9 बजे खुली। ये मेरे रूटीन के ख़िलाफ़ था। मैं तो सुबह तड़के ही उठ जाया करता था, लेकिन चूंकि रात में बड़ी बेचैनी रही थी, इसलिए मैं देर तक सोता रहा था। मैंने जैसे ही करवट बदली तो मुझे हैरत का एक तेज़ झटका लगा, क्योंकि डेविड अपनी जगह पर लेटा हुआ था। मैंने फ़ौरन ही उसे उठा लिया। मैं रात वाली घटना पर गौर करने लगा और फिर मुझे ख्याल आया कि ज़रूर मैंने कोई ख्वाब देखा था। कुछ देर बाद सूजी भी उठ गई। उसके पूछने पर मैंने बताया कि मैं रात में देर तक जागता रहा था, इसलिए आज जॉगिंग के लिए नहीं जा सका। फिर हमने नाश्ता साथ किया। नाश्ते के बाद मैंने सोचा कि जाकर अल्बर्ट से मिलूं और उससे सुबह ना आने के लिए माजरत भी करूं। मैं उसके दरवाजे पर पहुंच गया और बेल का बटन पुश कर दिया, लेकिन वो ख़राब थी। मैंने दरवाज़ा खटखटाना चाहा तो मुझे उसमें झरी नज़र आई। इसका मतलब था कि वो खुला हुआ है। मैंने उसे खोला और अंदर दाखिल हो गया। मैं अल्बर्ट को पुकारता हुआ अंदर की तरफ बढ़ता रहा और फिर जब मैं उसकी ड्राइंग रूम में पहुंचा तो परेशान और हैरत से बुत बनकर रह गया। अल्बर्ट की लाश वहाँ कारपेट पर पड़ी थी और उसका गला उधड़ा हुआ था। मैंने खुद को संभाला और पलटकर फ्लैट से बाहर निकल आया। अपने घर में आकर मैंने सूजी को सारी बात बताई। वो भी परेशान हो गई और फिर हमने पुलिस को खबर करने का फ़ैसला किया। मैंने शेरिफ जॉनसन को फ़ोन करके बुला लिया। उसने ज़रूरी कार्रवाई के बाद लाश अपने कब्ज़े में ले ली और हम लोगों को निर्देश दिया
कि हम यहीं रहेंगे और शहर छोड़कर नहीं जाएंगे। शेरिफ जॉनसन अपनी टीम के साथ अल्बर्ट की लाश ले गया। ये बात सारी इमारत को पता चल चुकी थी। सब लोग चले गए तो मिस्टर माइकल वहाँ रह गए। वो मुझसे बड़ी उम्र के थे। उन्होंने अकेले में मुझसे कहा, मिस्टर, तुम जानते हो कि मैं अल्बर्ट के पिछले वाले फ्लैट में रहता हूँ और वहाँ से उसकी खिड़की के ज़रिए मुझे अंदर का मंजर नज़र आता है। रात में मैंने कातिल को देखा है। क्या? मैं हैरत से उछल पड़ा। हाँ, उन्होंने हाँ में सर हिलाया। तो फिर तुमने पुलिस को इसके बारे में क्यों नहीं बताया? मैंने अचानक पूछा। इसलिए कि, वो उलझन के साथ बोले, दरअसल मैंने एक हैरान कर देने वाला मंजर देखा था और पुलिस इस पर यकीन नहीं करती। वो क्या मंजर था? मैंने सवाल किया। वो, एक बार फिर उनके चेहरे पर उलझन के भाव आ गए। वो लंबा आदमी था। उसने ओवरकोट पहन रखा था। लेकिन उसका चेहरा किसी भेड़िए से मिलता जुलता था। भेड़िए से? मैंने हैरत से उनकी तरफ देखा। हाँ, उन्होंने हाँ में सर हिलाया। लेकिन मिस्टर, उन्होंने बड़ी मुश्किल से मेरी आंखों में झांका। उसके बाद का मंजर बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देने वाला था। वो क्या था? मैंने फ़ौरन कहा। उस लंबे चौड़े आदमी को मैंने एक बच्चे की सूरत में बदलते हुए देखा था और वो बच्चा बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि तुम्हारे घर में आया है। क्या? मैं हैरत से उछल पड़ा। ये आप क्या कह रहे हैं मिस्टर माइकल? मैं ठीक कह रहा हूँ, वो बोले। ये असंभव है, मैंने कहा। हाँ, उन्होंने कुछ सोचते हुए अंदाज में सर हिलाया। तुम ठीक कहते हो, मैं खुद ये समझता हूँ कि ये असंभव है, लेकिन जो कुछ मैंने रात में देखा था मैं उसे झुठला नहीं सकता। आपको कोई गलतफहमी हुई होगी मिस्टर माइकल, मैंने अपने ख्याल का इजहार किया। मैं खुद भी इस मामले को गलतफहमी के खाते में डालने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरा दिल ये बात मानने को तैयार नहीं हो रहा क्योंकि मैंने जागती आंखों से वो सब कुछ देखा था। वो फिर कुछ सोचते हुए अंदाज में बोले। मेरा दिल उनकी बातें सुनते ही डेविड के बारे में सोचने लगा। मैंने भी अपने कमरे में एक आदमी को देखा था। मैं उसका चेहरा तो नहीं देख सका था, लेकिन बहरहाल उसका हुलिया वैसा ही था जैसा कि मिस्टर माइकल बता रहे थे। मैं सोच रहा था कि उस आदमी और डेविड का कोई ताल्लुक तो नहीं है। ज़रा देर की खामोशी के बाद मैंने उनसे कहा, मिस्टर माइकल, अगर हम आपकी बात मान भी लें तो फिर आपका क्या ख्याल है कि असल बात क्या हो सकती है? कोई शैतानी चक्कर, उन्होंने जवाब दिया। ओह, मैंने परेशान होकर कहा, मैं तो इस बारे में सोच भी नहीं सकता। अगर ऐसी कोई सच्चाई है तो वो तुम्हारे सोचने या ना सोचने से बदल तो नहीं जाएगी, वो बोले। हाँ, ये बात तो ठीक है, मैंने मुर्दा आवाज़ में कहा। बहरहाल मैंने तुम्हें ये सब कुछ इसलिए बता दिया है कि तुम सावधान रहो, वो मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बोले। फिर वो मुझसे इजाज़त लेकर चले गए। मैं सूजी के पास आ गया। वो डेविड को गोद में लिए बैठी थी, जबकि डेविड किलकारियाँ भर रहा था। मैं सूजी के सामने सोफे पर बैठकर डेविड की तरफ गौर से देखते हुए सोचने लगा कि कहीं वाकई वो किसी शैतानी चक्कर में फंसा हुआ तो नहीं है। कुछ देर की सोच विचार के बाद मैंने करीबी चर्च के फादर रोनाल्ड से मिलने का फ़ैसला किया और फिर मैं घर से रवाना हो गया। फादर रोनाल्ड उस वक्त चर्च में नहीं थे, कहीं काम से बाहर गए हुए थे और उनको रात तक आने का था। मैं वापस घर आ गया। फिर सूजी की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई। उसे तेज़ बुखार हो गया था। मैं उसे डॉक्टर के पास ले गया, जिसने उसे लगातार कई दिन तक आराम करने का मशवरा दिया, साथ ही दवाएं भी पाबंदी से खाने के लिए कहा। मैं सूजी ही में उलझकर रह गया और रात में फादर के पास नहीं जा सका। मैं रात देर तक सूजी की देखभाल की वजह से जागता रहा और जब सोया तो अगली सुबह 9 बजे ही मेरी आँख खुली। अभी हम लोग नाश्ते से फ्री ही हुए थे कि ये दिल दहला देने वाली खबर मिली कि मिस्टर माइकल को भी उसी अंदाज में कत्ल कर दिया गया है
जिस तरह मिस्टर अल्बर्ट को किया गया था। पुलिस ने अपनी कार्रवाई की और चली गई। इलाके भर में दुख की फिजा छाई हुई थी। सूजी की हालत और बिगड़ गई। डॉक्टर ने सूजी की दवाएं बदल दी। मैं उसमें और उलझ गया और साथ ही डेविड को भी संभाल रहा था। फिर भी मैं वक्त निकालकर फादर से मिलने के लिए गया तो वो रास्ते में ही मिल गए। तो उन्होंने कुछ हिसाब लगाकर बताया कि वो बिल्कुल ठीक बच्चा है और उसके साथ कोई शैतानी चक्कर नहीं है। मैं बेफिक्र होकर घर वापस आ गया। अगले दिन सुबह जब मेरी आंख खुली तो ये देखकर मेरे होश उड़ गए कि सूजी उसी अंदाज में कत्ल हो चुकी थी जिस तरह मिस्टर माइकल और मिस्टर अल्बर्ट हुए थे। काफ़ी देर तक तो मेरे होश ही उड़े रहे। फिर मैंने खुद को संभाला और शेरिफ जॉनसन को फ़ोन करके सारी बात बताई। वो अपनी टीम के साथ मेरे फ्लैट पर पहुंच गया और सारी कार्रवाई करने के बाद चला गया। सूजी के कफन दफन के बाद जब मैं घर आया तो मुझे यूँ लगा जैसे मेरा सब कुछ बर्बाद हो चुका है। अब तक मिस्टर माइकल और मिस्टर अल्बर्ट के कातिलों का कोई सुराग नहीं लग सका था। इसलिए मैं जानता था कि शायद सूजी के कातिल का पता लगाना भी पुलिस के लिए मुश्किल हो जाए। अगले दिन शेरिफ जॉनसन मेरे पास आ पहुंचा। उसके साथ न सिर्फ उसकी टीम के लोग थे बल्कि फादर रोनाल्ड भी उनके साथ थे। मैंने सब लोगों से हाय हेलो की और फिर शेरिफ जॉनसन से बोला, ऑफिसर, मुझे यकीन है कि तुम किसी ख़ास काम के सिलसिले में ही आए होगे। हाँ, उसने हाँ में सर हिलाया और फादर की तरफ इशारा किया। और वो अहम काम ये अंजाम देंगे। वैसे वो काम है क्या? मैंने उन दोनों पर नज़रें डालते हुए कहा, तुम्हारे यहाँ से शैतान को पकड़ना है। शेरिफ ने करीब ही सोफे पर लेटे डेविड पर नज़र डालने के बाद मेरी तरफ देखकर कहा, शैतान को? मैंने तपाक से पूछा। हाँ, शेरिफ ने हाँ में सर हिलाया। फिर फादर की तरफ देखकर बोला, फादर, आप अपना काम शुरू करिए। लेकिन फादर, आखिर यहाँ शैतान कौन है? मैंने फादर की तरफ देखकर पूछा। ये है, उन्होंने डेविड की तरफ इशारा किया। ये? मैंने हैरत से कहा, लेकिन ये कैसे हो सकता है? आप तो इसके बारे में मुझे उस दिन कह चुके हैं कि ये बिल्कुल ठीक है। मैंने कब कहा था? वो मेरी आंखों में देखकर बोले, अभी 2-3 दिन पहले जब मैं आपको चर्च के रास्ते में मिला था। मैंने याद दिलाने की कोशिश की। मेरा ख्याल है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, तुम मुझे नहीं मिले और मैंने इस शैतान के बारे में तुमसे कुछ कहा भी नहीं था। वो ठहरे हुए अंदाज में बोले, मुझे हैरत है फादर, मैं तो आपसे मिल चुका हूँ। मैंने सोचते हुए कहा, अच्छा, फ़िलहाल इन बातों को छोड़ो, पहले मैं ज़रा इस शैतान से निपट लूँ, इसके बाद बाकी बातें बाद में करेंगे। वो बोले और डेविड की तरफ देखते हुए उन्होंने बड़बड़ाना शुरू कर दिया। उसी वक्त डेविड बड़ी भारी आवाज़ में हंसा। यूँ लगा जैसे कोई मर्द हंसा हो। मेरे दिल की धड़कनें तेज़ हो गईं। तुम अब बचकर नहीं जा सकते, फादर ने उससे कहा। उसने मर्दाना अंदाज में ठहाका लगाया और फिर भारी मर्दाना आवाज़ में बोला, तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते हो। बस, फादर ने हाथ उठाकर कहा, बस बहुत हो चुका। मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ पता लगा लिया है और अब तुम मेरी कैद में आ जाओगे। डेविड ने एक बार फिर ठहाका लगाया और बोला, ये तुम्हारी गलतफहमी है कि मैं तुम्हारे हाथ में आऊँगा। तुम्हें शायद मेरी ताकत का अंदाज़ा नहीं है। मुझे पूरी तरह तुम्हारी ताकत का अंदाज़ा है, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि तुम मेरे साथ आ जाओगे, फादर मजबूत लहजे में बोले। डेविड ने एक बार फिर ठहाका लगाया। फादर ने अपनी जेब में से धात की बनी हुई एक क्रॉस निकाल ली जो लगभग 1 फीट लंबी थी और उन्होंने उसका डायरेक्शन डेविड की तरफ करके पढ़ना शुरू कर दिया। डेविड यूँ उछला जैसे उसके नीचे स्प्रिंग लगे हों। उसने अपने कपड़े उतार फेंके और फिर जैसे ही उसके पैर कारपेट पर लगे उसकी बॉडी बढ़नी शुरू हो गई और फिर कुछ ही लम्हों में उसकी बॉडी आदमी जितनी बड़ी हो गई। उसने ओवरकोट पहन रखा था और उसका मुंह भेड़िए जैसा था। मुझे मिस्टर माइकल की बात याद आ गई। उन्होंने ऐसा ही आदमी देखा था जिसने मिस्टर अल्बर्ट को कत्ल किया था।
अपने मुंह से उस भयानक आदमी ने दिल दहला देने वाली भयानक आवाज़ निकाली और उसी वक्त उसकी लंबी जबान मुंह से बाहर लटक गई। उसके तेज नुकीले और चमकदार दांत भी नजर आने लगे। उसकी जबान बार बार मुंह के अंदर जाने और वहां से बाहर आने लगी, जिसकी वजह से सड़ाप सड़ाप की आवाज़ें भी पैदा हो रही थीं। फादर अपने क्रॉस वाला हाथ उसकी तरफ बढ़ाए धीरे धीरे कदम उठाने लगे। उनकी दिशा उस शैतान की तरफ ही थी। वो अब भी कुछ पढ़ रहे थे और कुछ देर बाद वो उससे कुछ कदम के फासले पर रुक गए। शैतान ने मुंह से भयानक आवाज़ निकाली और अपने दोनों हाथ फादर की तरफ बढ़ा दिए और उनका अंदाज ऐसा था जैसे वो फादर को दबोचना चाहते हों, लेकिन वो रुका हुआ था। अचानक उसकी ज़बान लंबी हुई और किसी सांप की तरह फादर के जिस्म से टकराई। फादर कराह उठे। मेरा खून खौल उठा और मैंने उस शैतान पर छलांग लगा दी। मेरा ख्याल था कि मैं उसे लेता हुआ नीचे गिर जाऊंगा, लेकिन जैसे ही मैं उसके करीब पहुंचा, उसने अपनी दाईं कलाई ज़ोर से मुझे मारी और मैं खुद को संभालने की कोशिश करता हुआ दूर जा गिरा। शैतान ने एक बार फिर अपनी ज़बान फादर को मारी और वो फिर कराह उठे। फादर, अगर आप पीछे हट जाएं तो यही ठीक रहेगा, शेरिफ जॉनसन ने कहा, जो बड़े गौर से सिचुएशन का जायज़ा ले रहा था। फादर ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो लगातार पढ़ते जा रहे थे। इसी बीच शैतान एक बार फिर अपनी ज़बान उन्हें मार चुका था। कुछ ही लम्हे गुजरे थे कि फादर ने उस शैतान की तरफ फूंक मारी और शैतान ने एक दिल दहला देने वाली चीख मारी। वो किसी कटे हुए पेड़ की तरह सोफे पर गिरा और सोफे समेत लुढ़क गया। सोफा उसका वजन नहीं सहार सका था। फादर उसके पास पहुंच गए। उन्होंने झुककर क्रॉस उसके सर के करीब कर दी और उस पर एक और फूंक मारी। वो ज़ोर से फड़का और बेजान हो गया। फादर उसे कुछ लम्हों तक देखते रहे। फिर उन्होंने सीधा होने के बाद शेरिफ की तरफ देखकर कहा, मेरे बेटे, अब इस शैतान के जिस्म से आत्मा निकलकर अफ्रीका के जंगलों में चली गई है। ओह, ये खुलासा मेरे लिए हैरान करने वाला है, शेरिफ ने हैरत से कहा। दरअसल ये एक जादूगर की आत्मा थी जो अपनी जादुई ताकतों के जोर पर इस तरह के शैतानी काम करता फिरता था। जब यहाँ कत्ल की वारदातें हुईं तो मैंने हिसाब लगाना शुरू कर दिया, लेकिन वो जादूगर बहुत ताकतवर था, इसलिए उसने मेरा हिसाब ही सही नहीं लगने दिया। आखिरकार मैंने किसी न किसी तरह अपना हिसाब सही लगा लिया, जिससे ये पता चला कि जादूगर की ये आत्मा यहाँ पर हत्याएं कर रही है। इसी बीच आर्थर ने मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश की तो वो आत्मा उसे मेरे रूप में मिली और उस बच्चे डेविड के बारे में उसे बताया कि उसका शैतानी बातों से कोई लेना देना नहीं है। बहरहाल मैंने अपने अमल पूरे किए और फिर मैं तुम्हारे पास पहुंच गया ताकि तुम सारी बात जान सको, फादर ने शेरिफ से कहा। फादर, मेरा ज़िंदगी में पहली दफ़ा इस तरह की घटनाओं से पाला पड़ा है। मैं अपने जासूसी तरीक़ों से कातिल का पता लगाने की कोशिश कर रहा था, शेरिफ ने कहा। और अगर तुम सारी ज़िंदगी भी ऐसी कोशिशें जारी रखते तो कोई फ़ायदा नहीं होता, फादर बोले। जी हाँ फादर, शेरिफ ने ज़ोर से हाँ में सर हिलाया। बहरहाल अब तुम इस भेड़िए जैसे इंसान की लाश को ले जाकर दफना सकते हो। मैंने उस जादूगर की आत्मा को काबू करने की कोशिश की, लेकिन वो ताकतवर थी, इसलिए फ़रार होने में कामयाब हो गई। लेकिन बेफिक्र रहो, मैंने ऐसा अमल कर दिया है कि अब वो कभी यहाँ तो क्या दुनिया के किसी और हिस्से में नहीं जा सकेगी और बस अपने इलाके तक ही सीमित रहेगी। फादर ने लाश की तरफ इशारा करके कहा। फादर, ये इंसान कौन है? इसका उस आत्मा से क्या ताल्लुक़ है? शेरिफ ने पूछा। ये एक इंसान ही था जिस पर उस आत्मा ने तरह तरह के जादू किए और फिर इसने ये शक्ल धार ली। वो आत्मा इसके जिस्म को इस्तेमाल करती थी। भेड़िए का मुंह होने की वजह से वो आसानी से लोगों का खून पी लेती थी और इसके अलावा वो किसी और रूप में भी आ जाती थी, जैसे उसने यहाँ बच्चे का रूप भी धार रखा था, फादर ने बताया। ओह, शेरिफ हैरत से बोला, ये तो बड़ी हैरान कर देने वाली बातें हैं। हाँ बिल्कुल, फादर ने हाँ में सर हिलाया और मेरे पास आकर मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। मेरे बेटे, मुझे अफसोस है कि तुम्हारी बीवी उस शैतान के हाथों मौत के घाट उतर गई। बहरहाल तुम सब्र करो,
मुझे कई और लोगों के कत्ल हो जाने का भी अफसोस है। मैंने सर झुका लिया। सूजी की याद ने मुझे जज्बाती कर दिया और मैंने बड़ी मुश्किलों से अपने आंसू रोके। वो सब लोग चले गए तो मैं फूट फूट कर रोने लगा। सूजी से मेरी हर रोज़ लड़ाई होती थी। हम एक दूसरे को बुरा भला भी कहते थे, लेकिन बहरहाल मुझे उससे बहुत मोहब्बत भी थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।